हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक और जेल अधीक्षक की जो संयुक्त भर्ती परीक्षा होने वाली है उसका मॉक टेस्ट 2 सॉल्व करेंगे। पहला मॉक टेस्ट मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। इसके अलावा इस परीक्षा के जो PYQ है उनकी प्रैक्टिस भी मैं करवा चुकी हूँ। ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, तो वहाँ से जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। आज हम सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट 2। तो कॉपी पेन उठा लो, अपने आंसर नोट डाउन करते जाना और सही आंसर से मैच करते जाना, और लास्ट में आपका जो भी स्कोर रहे वो ज़रूर कमेंट करना। पहले मॉक टेस्ट में मैंने आपको बता दिया था कि आपको किस तरह से नेगेटिव मार्किंग के साथ अपने मार्क्स को कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस एग्ज़ाम में, तो आपको सारे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं 5-10 क्वेश्चन वो आप छोड़ सकते हो और ज़्यादा भी छोड़ सकते हो। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि 40 आ रहे तो 40 अटेम्प्ट कर दिया, उसमें तो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत गैस आपको एलिमिनेशन मेथड से आपको सही आंसर तक पहुँचना पड़ेगा। और ये टेस्ट उसी के लिए है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कौन सा पोर्शन, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है कि जितने भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे उसमें से जो सही क्वेश्चन है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना, और जो गलत क्वेश्चन है उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करना और दोनों को माइनस कर देना, तो आपका फाइनल स्कोर आ जाएगा। और जो फाइनल स्कोर हो वो कमेंट ज़रूर करना। टारगेट रहेगा 70+ का। तो स्टार्ट करते हैं। 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष भारतीय यात्री कौन बने? प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला या फिर अजीत कृष्णन? जल्दी बताइए, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए क्या सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, शुभांशु शुक्ला। भारत में आयोजित ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, इंग्लैंड ने या फिर दक्षिण अफ्रीका ने? ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत ने जीता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर PM10 की सांद्रता में कमी का संशोधित लक्ष्य क्या रखा गया है? 20% से 30%, 30 से 40%, 40 से 50% या फिर 10 से 20%? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 30 से 40%। स्पेसिफिक भी पूछे तो फिर 40% आएगा इसका आंसर। What is the name of the cyber security hardware lab recently launched by तेलंगाना? बस ये चौथा और पांचवा 2 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में है, बाकी सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। What is the name of cyber security hardware lab recently launched by तेलंगाना? तेलंगाना के द्वारा जो एक साइबर सिक्योरिटी हार्डवेयर लैब रिसेंटली लॉन्च की गई है उसका नाम क्या है? T-Shield, साइबर हब, टेक गार्ड या फिर नन ऑफ द अबव? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, T-Shield। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू? इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर किसको अपॉइंट किया गया है? नज़मा अख्तर को, राधा शर्मा को, उमा कांजीलाल को या फिर गौतमी शर्मा को? क्या सही आंसर होगा? इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उमा कांजीलाल। मध्य प्रदेश के किस जिले में फैन वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? मंडला में है, बालाघाट में है, उमरिया में है या फिर सीधी में है? तो MPGK की जो क्लासेस मैंने करवाई थी उसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य मैंने आपको पढ़ाए थे। उसमें मैंने बताया था कहाँ पर कौन कौन से अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो MPGK की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, तो वहाँ से जाकर आप MPGK कंप्लीट कर सकते हो अपना। और भी क्लासेस आएगी अभी MPGK की, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो। बाकी फिर भी काफ़ी सारी क्लासेस मैंने करवा दी है MPGK की। फैन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मंडला में।
मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कैलाशनाथ काटजू, भगवंत राव मंडलोई, रविशंकर शुक्ल या फिर द्वारिका प्रसाद मिश्र। ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए आपका। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में या फिर जबलपुर में? इस तरह के क्वेश्चन हमको बहुत इजी लगते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है कि हम जल्दीबाजी में गलत करके आते हैं, और इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना। और इस तरह के क्वेश्चन को सही सॉल्व करने के लिए कि हमारा आंसर गलत ना हो, सही हो, रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक ही बुक जो आपने पढ़ी है उससे बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? 2002 में, 2004 में, 2005 में या फिर 2007 में? तो ऑप्शन सी 2005 इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? 2005 में। मध्य प्रदेश में वनवासियों से जुड़ी चरण पादुका योजना का शुभारंभ मूल रूप से किस जिले में किया गया था? किस जिले से किया गया था? सिंगरौली से, शहडोल से, पन्ना से, बैतूल से? चरण पादुका योजना की शुरुआत साल 2018 में सिंगरौली जिले से की गई थी। इसमें क्या होता है, जो भी तेंदुपत्ता संग्राहक है उनको चप्पल प्रदान की गई थी। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत वनों की किस श्रेणी को उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त है, जहां विशिष्ट अनुमति के बिना सार्वजनिक प्रवेश या चराई की अनुमति नहीं है? संरक्षित वनों में, आरक्षित वनों में, ग्राम वन में या फिर अवर्गीकृत वन में? तो MPGK की जो क्लास मैंने करवाई थी वन संसाधन और वनों का विभाजन, उसमें मैंने आपको बताया था प्रशासनिक आधार पर जो वनों का विभाजन होता है वो 3 टाइप होते हैं उसके। आरक्षित वन होता है, संरक्षित वन होता है और अवर्गीकृत वन होता है। जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं वो कौन सा होता है? आरक्षित वन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आरक्षित वन, जहाँ पर कोई भी सार्वजनिक प्रवेश या चराई की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती है। पारिस्थिति के संदर्भ में पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा के हस्तांतरण के संबंध में 10% का नियम क्या सुझाव देता है? केवल 10% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है। पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का 10% ग्रहण किया जाता है। केवल 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर पर स्थानांतरित होती है या फिर 10% ऊर्जा कचरे के रूप में संचित होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, जब भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो 90% ऊर्जा उस स्थानांतरण में, उस ट्रांसफर में नष्ट हो जाती है। केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हो पाता है। और ये 10% का लॉ किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने। जैविक आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन की घटना सामान्यतः किस प्रकार के प्रदूषकों के साथ देखी जाती है? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, DDT जैसे गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, CO2 जैसे गैसीय प्रदूषक या फिर लवणीय प्रदूषक? बायोमैग्निफिकेशन किस टाइप के प्रदूषकों में होता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स लाइक DDT जैसे गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों में बायोमैग्निफिकेशन की घटना होती है। सौर विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, पायरेनोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर क्रोनोमीटर? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पायरेनोमीटर का यूज़ किया जाता है सौर विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए। इसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो किसके बीच में होती है? 0.3 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर के बीच होती है। एनीमोमीटर वायु की स्पीड को मापता है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को मापता है।
आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1907 के प्रसिद्ध सूरत विभाजन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी घोष या फिर रास बिहारी बोस? तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो सकता है रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस के बीच में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रास बिहारी घोष। ठीक है, 1907 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था सूरत में, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? रास बिहारी घोष ने। वहाँ पर नरम दल और गरम दल के बीच में विभाजन हो गया था, उसको सूरत विभाजन कहा जाता है। किस हार्मोन को अक्सर लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है क्योंकि ये तनाव या खतरे की प्रतिक्रिया में निकलता है? इंसुलिन, एड्रिनेलिन, थायरोक्सिन, मेलेटोनिन? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एड्रिनेलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। महासागर अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है जो समुद्री प्रवाल भित्तियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है? तेल का रिसाव, CO2 के अवशोषण में वृद्धि, औद्योगिक अपशिष्ट जल या फिर प्लास्टिक प्रदूषण? महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण बताना है जिससे समुद्री जो प्रवाल भित्ति है उनके लिए खतरा पैदा हो रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 के अवशोषण में वृद्धि से। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में या फिर नैरोबी केन्या में? कहाँ पर है IUCN का हेडक्वार्टर? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। बहुत से स्टूडेंट्स ने जेनेवा लगाया होगा क्योंकि जेनेवा में भी बहुत सारे हेडक्वार्टर्स है, बट इसका आंसर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और जो रेड डेटा बुक है वो IUCN ही पब्लिश करता है जिसमें स्पीशीज़ का स्टेटस पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है जो उच्च कार्बन सामग्री और कम नमी द्वारा जाना जाता है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट या फिर एंथ्रेसाइट? हाई क्वालिटी कोयला कौन सा है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? बिटुमिनस। उसके बाद कौन सा आता है? लिग्नाइट। और सबसे लोएस्ट क्वालिटी वाला कौन सा है? पिट कोयला। सुएज नहर किन दो प्रमुख जल निकायों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, लाल सागर और अरब सागर को या फिर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को? तो मैप आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मैप अगर आपको याद है तो फिर आप सही कर दोगे इस आंसर को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। 1869 में इसको ओपन किया गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए थे? अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है हमारे संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक दिए हुए हैं। ठीक है, वो किस देश के संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से हमने लिए थे। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं ये। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो एक ही चट्टान से तराशा गया एक शानदार रॉक कट वास्तुकला है, किस गुफा परिसर में स्थित है? अजंता की गुफाओं में, एलिफेंटा गुफाओं में, एलोरा गुफाओं में या फिर भीमबेटका की गुफाओं में? ये जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था।
किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। केव नंबर 9 में है, एलोरा की गुफाओं में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? मुक्केबाजी में, तैरने में, स्विमिंग में, टेनिस में या फिर कुश्ती में? ये जो शब्दावली है बटरफ्लाई स्ट्रोक, इसका संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्विमिंग से। कथकली शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर कर्नाटका? तो ऑप्शन सी केरल इसका सही आंसर होगा। कथकली कहाँ का है? केरल का। भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी किस तिथि को लागू किया गया था? 1 जनवरी 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को, 1 जुलाई 2017 को या फिर 15 अगस्त 2017 को? जीएसटी किस तिथि को लागू किया गया था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 को। प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन थे, जिन्हें अक्सर आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जॉन मेनॉर्ड केन्स या फिर अमर्त्य सेन? द वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी थी? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ ने। पब्लिश कब हुई थी? 1776 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? वर्मा समिति की सिफारिश पर, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर या फिर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 क के आर्टिकल 51 क में। कब जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसके तहत इनको जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। मध्य प्रदेश के किस जिले में घोघरा देवी का मेला आयोजित किया जाता है? सीधी में, शहडोल में, दतिया में या फिर भिंड में? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सीधी में। टिंडल प्रभाव की घटना किससे संबंधित है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के प्रकीर्णन से या फिर प्रकाश के विक्षेपण से? टिंडल प्रभाव संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन से। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में क्लोरोप्लास्ट का कौन सा विशिष्ट भाग प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाओं, जिसको केल्विन चक्र भी कहा जाता है, उसका स्थल है? थाइलेक्वाइट, स्ट्रोमा, ग्रेना या फिर ल्यूमेन? तो जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है या फिर जो फोटोसिंथेसिस होता है, उसकी 2 स्टेजेस होती हैं। एक लाइट रिएक्शन होती है, एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, जिसको प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया बोलते हैं। अब जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ पर होती है? थाइलेक्वाइड में होती है। जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ पर होती है? थाइलेक्वाइड में होती है, जिसमें जो लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंड स्टेज होती है उसमें क्या होता है? उसको प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसमें जो CO2 है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा में होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हमसे क्या पूछा गया था? जो प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया जो केल्विन चक्र है वो कहाँ पर होता है? CO2 ग्लूकोज में कहाँ पर कन्वर्ट होता है? स्ट्रोमा में कन्वर्ट होता है। और ये जो स्ट्रोमा होता है ये थाइलेक्वाइड के ही आसपास एक फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है, उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताना है, जिसका उपयोग आमतौर पर जल शोधन और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताना है, क्या होता है केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का? सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2।
ठीक है, ये क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर आप नाम बता सकते हो। मीना-माता रोग एक तंत्रिका संबंधी सिंड्रोम है जो किस भारी धातु के गंभीर विषाक्तता के कारण होता है? सीसा, कैडमियम, पारा या फिर आर्सेनिक? कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग होता है और पारे से मीना माता होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में नीली क्रांति मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? कृषि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन या फिर पोल्ट्री? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति, और सफ़ेद क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन दुग्ध उत्पादन से। थॉमस कप किस खेल से जुड़ी एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी है? फुटबॉल से, बैडमिंटन से, हॉकी से या फिर क्रिकेट से? थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन। धान की गोल्डन राइस किस्म को किस आवश्यक विटामिन की उच्च मात्रा प्रदान करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है? विटामिन सी, विटामिन बी 12, विटामिन डी या फिर विटामिन ए? गोल्डन राइस में क्या होता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए आवश्यक पलायन वेग कितना होता है? 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 25 किलोमीटर पर सेकेंड? पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग वो होता है जब किसी वस्तु को न्यूनतम इतने वेग से अगर फेंका जाए तो वो वस्तु पृथ्वी के बाहर चली जाएगी। न्यूनतम इतने वेग की ज़रूरत होती है। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित कौन सा सिद्धांत सुझाव देता है कि अपने पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूल लक्षणों वाले व्यक्तियों के जीवित रहने और प्रजनन करने की अधिक संभावना है? उत्परिवर्तन सिद्धांत, स्वतः जनन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या फिर जर्म प्लाज्म सिद्धांत? चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने अपने पिता के साथ बीगल नामक जहाज पर समुद्री यात्रा करी थी और इन्होंने एक बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और सिद्धांत कौन सा दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव कान का कौन सा भाग मुख्य रूप से ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए जिम्मेदार है जो मस्तिष्क को भेजे जाते हैं? कर्णपाली, कान का पर्दा, कर्णावर्त या फिर स्टेपिस? स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कर्णावर्त। मटर के पौधों के साथ मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उसमें पृथक्करण के नियम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या फिर विविधता का नियम? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? गोल्ड का, Ag, Gd, Fe या फिर Au? Ag किसका है? सिल्वर का है। Fe किसका है? आयरन का है। Au किसका है? गोल्ड का है। लैटिन वर्ड होता है ऑरम, वहां से क्या आया है? Au। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसकी माप इकाई है? टाइम की, गति की, दूरी की या फिर तीव्रता की? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, डिस्टेंस, दूरी की। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विहंग, केहरी, मीन या फिर चपला? तो पक्षी का पर्यायवाची होता है विहंग, ठीक है। केहरी किसका होता है? शेर का। मीन किसका होता है? मछली का। और चपला किसका होता है? बिजली का।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो आशीर्वाद को किस तरह से लिखते हैं, कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि या फिर वृद्धि स्वर संधि। हिंदी के भी मैंने काफ़ी सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिए थे। संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, विराम चिन्ह, वर्णमाला और भी कई सारे टॉपिक थे। तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी आ रहा है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। इस टेस्ट के बाद देखना। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस एक। ठीक है। तो शब्द के अंत में जब ई आता है और शुरुआत में कोई भिन्न स्वर रहता है तो ई जो है वो य में चेंज हो जाता है। कौन सी संधि का नियम है ये? यण स्वर संधि का नियम है। अगर आपको नियम पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको आधा वर्ण दिख जाए, जैसे यहाँ पर आधा त है, जहाँ पर भी आधा वर्ण होता है वहाँ पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। हमेशा ऐसा नहीं होता, इसलिए कहती हूँ कि रूल्स आपको याद होने चाहिए, लेकिन नहीं अगर याद है तो फिर थोड़ा बहुत आप ट्रिक लगा सकते हो। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अधिक उपद्रव करना, कठिन परिश्रम करना, ऊंचाई पर चढ़ना या फिर किसी की बुराई करना। आकाश पाताल एक करना, ज़मीन आसमान एक कर देना, कठिन परिश्रम करना। और अभी इस एग्ज़ाम के लिए आपको आकाश पाताल एक करना है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? अगोचर, अजेय, अगाध या फिर अपार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको अगोचर बोलते हैं। वो आरती में भी आता है ना, तुम हो एक अगोचर। मनोयोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? मन प्लस योग, मनः प्लस योग, मनो प्लस योग या फिर मनई प्लस ओग। मनोयोग का संधि विच्छेद होता है मनः प्लस योग। और इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग आपको दिख ही रहा है तो इसमें विसर्ग संधि है। जो मार्ग में खाने के लिए भोजन ले जाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? कलेवा, पाथेय, स्वल्पाहार या फिर नाश्ता। कहीं भी हम जा रहे हैं, रास्ते में खाने के लिए जब हम भोजन लेकर जाते हैं, इंडियन फैमिलीज़ में अक्सर होता है पूरी, अचार, पूरी, सब्जी, नमकीन वगैरह सब लेकर जाते हैं ट्रेन में जब भी जाते हैं तब, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पाथेय। सुबह के भोजन को कलेवा बोलते हैं, बाकी स्वल्पाहार, नाश्ता तो एक ही चीज़ है। इति इति शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? इस वाले इति और बड़ी ई की मात्रा वाले इति का मतलब क्या होता है? समाप्त शुभ, समाप्त या दैविक आपदा, प्रारंभ या विघ्न, पूर्ण अपूर्ण। तो जो छोटी ई की मात्रा वाला इति है उसका मतलब होता है समाप्त। बोलते हैं ना, काम की इतिश्री हो गई, मतलब काम समाप्त हो गया। अब ये जो बड़ी ई की मात्रा वाला इति है इसका मतलब होता है कोई विघ्न आना, दैविक आपदा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्र, प्रत्यु, प्रति या फिर प्रत्युत। इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो उपसर्ग पूछा है, कौन सा उपसर्ग लगा है इस शब्द में? इस शब्द को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रति प्लस उद प्लस प्रत्युत्पन्न पद प्लस अक्त प्लस मति। इस शब्द को तोड़ेंगे तो ये बनेगा, उपसर्ग क्या है? प्रति। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस इतने बड़े भारी शब्द का मतलब क्या होता है? तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी बुद्धि तुरंत उत्तर सोच ले। ठीक है, अगर आप ऐसे हो, आपकी बुद्धि ऐसी है
कि वो तुरंत उत्तर सोच लेती है कि आपने इसका उत्तर तुरंत सोच लिया था तो फिर आप ये हो। मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? शार्दुल, अही, कुरंग या फिर तुरंग। यहाँ सबसे पहले तो आपको मृगेंद्र शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि मृगेंद्र का मतलब क्या होता है। तो मृगेंद्र का मतलब होता है शेर या सिंह, ठीक है। और इसका पर्यायवाची क्या होगा? शार्दुल। अही किसका होता है? सांप का। कुरंग किसका होता है? हिरण का। और तुरंग किसका होता है? घोड़े का। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व प्लस अ, ई प्लस अ, बड़ा ई प्लस अ या फिर उ प्लस अ। तो व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? वी प्लस अर्थ। तो यहाँ पर कौन सा है? छोटा ई है प्लस यहाँ पर कौन सा है? अ है। तो ई प्लस अ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और संधि कौन सी है इसमें? यण स्वर संधि है। अभी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जहाँ पर आपको आधा वर्ण दिखे वहाँ पर आधा त था, यहाँ पर आधा व है, तो वहाँ पर यण संधि होती है। इसके अलावा अगर नियम से देखें तो नियम भी मैंने आपको बताया था। ई या ई होता है और अगला जो शब्द है उसके स्टार्टिंग में कोई भिन्न स्वर होता है, तो जो ई है वो य में चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखो व के बाद य आ गया। तो नियम से भी आप सही कर सकते हो अगर आपको नियम पता है, या फिर नियम नहीं याद है, आपको भूल गए हो, तो फिर ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो। वह किधर गया, इस वाक्य में किधर शब्द का क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो किधर गया मतलब कहाँ गया, यहाँ गया, वहाँ गया, ये सब क्या होता है? स्थानवाचक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। उन्मेष शब्द में किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादिक संधि। अब देखो यहाँ पर भी क्या है? आधा न है, तो आप बोलोगे कि आपने ट्रिक बताई थी तो इसमें तो यण संधि होगी। और यण संधि किसका प्रकार है? स्वर संधि का, तो स्वर संधि। लेकिन नहीं, ठीक है, यहाँ पर आपको इसका संधि विच्छेद करके देखना पड़ेगा। उन्मेष का संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस मेष, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? व्यंजन आ रहा है। जब भी हलंत लग जाता है किसी वर्ण में तो स्वर उससे अलग हो गया है, ठीक है। तो वहां पर कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है यह। हृदय के वे भाव जो सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं और अक्सर अवसर पाकर जागृत हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या फिर संचारी भाव। तो रस में हम क्या पढ़ते हैं? रस और उनके स्थायी भाव पढ़ते हैं। जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, प्रेम होता है, ठीक है। इस तरह से सारे जो रस होते हैं तो वो क्या होते हैं? उनके भाव सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं और अवसर पाकर जागृत होते हैं, उनको स्थायी भाव कहा जाता है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13, 11 के विश्राम से 24 मात्राएं, 16 मात्राएं, 26 मात्राएं या फिर 28 मात्राएं। तो जो चौपाई होता है वो सममात्रिक छंद है ना। उसके सभी पदों में समान मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छंद भी बहुत डिटेल में पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो देख लिया छंद का, ठीक है, उसके बाद आपका छंद गलत नहीं होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और करुण रस। तो मीराबाई की पंक्तियां है जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को दिखाती है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। अर्ध विराम का सही चिन्ह कौन सा है? ये क्या है? अल्प विराम है, कॉमा। ये क्या है? अर्ध विराम, इसको सेमीकोलन बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है? दो बिंदु उप विराम होता है, और ये डैश। तरणी और तरणी, एक में छोटा ई की मात्रा है और एक में बड़े ई की मात्रा है। इसका सही अर्थ क्या है? नाव और सूर्य, सूर्य और नाव, युवती और नाव या फिर सूर्य और युवती।
तो पहले वाले तरनी जिसमें छोटी की मात्रा है उसका मतलब होता है सूर्य, और जिसमें बड़ी की मात्रा लगी है वो नाव। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा अगर तरुणी आता, तरुणी मतलब क्या होता है? युवती। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास अलंकार? तो यहाँ पर जो मुख है उसको सम मतलब किसके समान बताया गया है? मयंक मतलब चंद्रमा। मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है, उसके साथ सादृश्यता बताई गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राम धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण? धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। संस्कृति शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? संस्कृत, सांस्कृतिक, संस्कारी या फिर संस्कृति? तो जब भी हम संज्ञा में प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो विशेषण बन जाता है, तो इसके पीछे हम इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो विशेषण बन जाएगा सांस्कृतिक। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, इस ब्लैंक में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा वो बताना है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज कमिटेड डैश प्रोटेक्टिंग द एंडेंजर्ड स्पीशीज, फॉर, ऑन, विद या फिर टू? कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, टू। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग द एंडेंजर्ड स्पीशीज। Select the correct active voice of the following sentence. A new bridge is being built by the government. The government builds a new bridge. The government has built a new bridge. The government is building a new bridge या फिर the government was building a new bridge? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज। सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। टू बिट अराउंड द बुश, टू कट डाउन ट्रीज इन द फॉरेस्ट, टू अवॉइड द मेन टॉपिक बाय टॉकिंग अबाउट इररिलेवेंट थिंग्स, टू सर्च फॉर अ लॉस्ट आइटम इन द वुड्स, टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड फॉर अ स्मॉल रिवॉर्ड। टू बिट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, टू अवॉइड द मेन टॉपिक बाय टॉकिंग अबाउट इररिलेवेंट थिंग्स। कई बार ऐसा होता है कि जो मेन टॉपिक होता है उस पर ना बात करके हम इधर उधर की फालतू बातें करते रहते हैं, उसको बोलते हैं टू बिट अराउंड द बुश। ठीक है, कभी आपने मेंस दिया हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपने मेंस के आंसर लिखे होते हैं और मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते और हम बोलते हैं कि यार हमने इतना अच्छा लिखा है, इतना ज़्यादा लिखा है, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आए। तो क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है ना, हम उसको छोड़ के हम इधर उधर की फालतू बातें चाहे 1000 लिख देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हमको सिर्फ उतना ही लिखना है। अगर हम उतना ही लिखेंगे तो हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इवन हम जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं उनमें भी यही चीज़ होती है, टू बिट अराउंड द बुश। उनमें भी ऐसा होता है कि जो टॉपिक, मान लो हमने कुछ सर्च किया है कि हमको क्या देखना है, हमको क्या पढ़ना है, हमको कहाँ पर डाउट आ रहा है, हमने सर्च किया और थंबनेल में लिखा भी है कि वही चीज़ है। ठीक है, उस वीडियो को ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग में तो सब फालतू फालतू की चीज़ें लास्ट में आएगी बिल्कुल, क्योंकि उनको वॉच टाइम बढ़ाना होता है, तो लास्ट में बिल्कुल वो चीज़ें आती है जो आपके काम की होती है। तो यही होता है कि टू अवॉइड द मेन टॉपिक बाय टॉकिंग अबाउट इररिलेवेंट थिंग्स। Choose the correct indirect speech of the following sentences. The ranger said the tiger has been spotted near the river. क्या इसका सही फॉर्म होगा इनडायरेक्ट स्पीच का? द रेंजर सेड दैट द टाइगर हैड बिन स्पॉटेड नियर द रिवर। द रेंजर सेड दैट द टाइगर हैज़ बिन स्पॉटेड नियर द रिवर। द रेंजर आस्क्ड इफ द टाइगर वॉज स्पॉटेड नियर द रिवर, या फिर द रेंजर सेज दैट द टाइगर हैड बिन स्पॉटेड नियर द रिवर। अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा हो सोचने में तो आप पॉज भी कर सकते हो। क्या सही आंसर होगा इसका? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, द रेंजर सेड दैट द टाइगर हैड बिन स्पॉटेड नियर द रिवर। तो जब भी आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट की होती है, जैसे कि यहाँ पर सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट की है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ बिन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में। तो हैज़ की जगह क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा। द रेंजर सेड दैट द टाइगर हैड बिन स्पॉटेड नियर द रिवर।
Fill in the blank with the appropriate word. The dash of the mountains was breathtakingly beautiful. Scene, scenery, sceneries या फिर scene. अनकाउंटेबल नाउन है तो सीनरीज जैसा तो कुछ होता ही नहीं है. सीनरी आएगा इसमें. द सीनरी ऑफ द माउंटेन्स वॉज ब्रेथटेकिंगली ब्यूटिफुल. फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस. किस में एरर है? ही इज सीनियर देन मी इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. ही इज सीनियर देन मी इन या फिर नो एरर, कोई एरर नहीं है. तो जब भी आपको इस तरह के वर्ड दिखते हैं जिसके लास्ट में ओ आर आता है, जैसे कि सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, ठीक है, इन्फीरियर हो गया, इन सब के लास्ट में ओ आर आ रहा है, तो वहाँ पर देन का यूज़ नहीं करते हैं, हम टू का यूज़ करते हैं. तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा. सीनियर देन नहीं, सीनियर टू आएगा. ही सीनियर टू मी इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक, उसको क्या बोलेंगे? फिलेंथ्रोपिस्ट, बिब्लियोफाइल, पॉलीग्लॉट या फिर मिसोजिनिस्ट. फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? जिसको चैरिटी करना पसंद है, ह्यूमैनिटी दिखाना पसंद है, उसको फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं. बिब्लियोफिल मतलब यही होता है, अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स. ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा. पॉलीग्लॉट मतलब जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, जानता है बहुत सारी लैंग्वेजेस को. मिसोजिनिस्ट वो होता है जिसको विमेंस पसंद नहीं है, जो विमेंस को डिसलाइक करता है, ठीक है, उसने प्रीजुडिस बना रखा है अपने दिमाग में अगेंस्ट विमेन. Fill in the blank with the correct adjective form. Of the two forest ranges, the Kanha range is the dash. Large, larger, largest या फिर most large. पहले ऐसा होता था कि हम यहाँ पर रख रख के देखते थे कौन सा जम रहा है. Of the two forest ranges, the Kanha range is the large. Of the two forest ranges, the Kanha range is the larger. Of the two forest ranges, the Kanha range is the largest. Of the two forest ranges, the Kanha range is the most large. कौन सा जम रहा है? बाकी रूल्स वगैरह पता होना चाहिए. ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, लार्जर, क्योंकि यहाँ पर दो रेंजेस के बीच की बात हो रही है, ठीक है. जब भी दो के बीच की बात होती है तो वहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आती है जो कि है लार्जर, ठीक है. सुपरलेटिव डिग्री तब आती जब सब में से वही चीज़ सुपीरियर होती है, ठीक है. तो वहाँ पर क्या हो जाता है? लार्जेस्ट. बहुत सारी की बात करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी, तो वहाँ पर लार्जेस्ट आ जाता, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेंट्स एन एरर. कौन से पार्ट में एरर है? ब्रेड एंड बटर आर अ होलसम ब्रेकफास्ट. ब्रेड एंड बटर ब्रेकफास्ट, अ होलसम या फिर आर. तो इस तरह के जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो एरर में पूछे जाते हैं. यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है? ब्रेड एंड बटर, ठीक है. यहाँ पर ब्रेड एंड बटर क्या है? एक कंबाइन यूनिट है, तो यहाँ पर आर का यूज़ नहीं होगा. आर क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है. इसकी जगह क्या होगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ होगा, क्योंकि ब्रेड एंड बटर अपने आप में एक यूनिट है. तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आर नहीं आएगा, इसमें एरर है. Bread and butter is a wholesome breakfast. Choose the correct one-word substitution for one who lives at the same time as another. Contemporary, ancestor, peer या फिर successor. One who lives at the same time as another, तो contemporary उसको कहा जाता है, ठीक है. जैसे कि बोलते हैं ना कि महात्मा बुद्ध के कंटेम्प्ररी कौन कौन से राजा थे, तो बिम्बिसार थे. तो कंटेम्प्ररी मतलब तत्कालिक कौन कौन था उस टाइम पर. तो वन हु लीव्स एट द सेम टाइम एज अनादर, उसको कंटेम्प्ररी कहा जाता है. एंसेस्टर जो पुराने हैं, प्राचीन पूर्वज है. पीयर मतलब आपके साथ का, बोलते हो ना कि पीयर ग्रुप है, आपकी सेम एज के जो होते हैं. सक्सेसर जो आपके बाद आने वाले हैं, कहते हैं कंपनी में इसके बाद सक्सेसर कौन बनेगा इसका. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. कमिटी की सही स्पेलिंग क्या होगी?
तो कमिटी में डबल एम और डबल टी डबल ई आता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द इंस्ट्रक्टर सेड टू द गार्ड्स, डू नॉट एंटर द कोर जोन एट नाइट। The instructor said to the guards that do not enter the core zone at night. The instructor told the guards to not enter the core zone at night. The instructor forbade the guards from entering the core zone at night. या फिर the instructor ordered the guards that they should not enter the core zone at night. तो जब भी सेंटेंस होता है जिसमें नेगेटिव इम्पेरेटिव साथ में आता है, ठीक है, कोई काम नहीं करने के लिए कहा जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब ऑर्डर देने वाले सेंटेंस, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, ठीक है, क्लोज द डोर, ये सब क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑर्डर देने वाले सेंटेंस। लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नेगेटिव भी शामिल हो जाता है। ये काम को नहीं करना है, आपको कोई ऑर्डर देना है कि आपको इस काम को नहीं करना है, ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब ही ये होता है किसी काम को करने के लिए मना करना। तो इसमें नॉट इंक्लूड हो गया है, इसलिए अलग से नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। द इंस्ट्रक्टर फॉरबेड द गार्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द कोर जोन एट नाइट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। इफ़ ही विल कम टू मी, आई विल हेल्प हिम। इफ़ ही विल कम टू मी, आई विल हेल्प हिम, किस में एरर है? तो ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो विल तो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है, तो विल नहीं आएगा यहाँ पर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? अगर थर्ड पर्सन जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ पर वर्ब में एस या ई एस लगता है, तो कम्स हो जाएगा। इफ़ ही कम्स टू मी, आई विल हेल्प हिम। तो किस में एरर है? विल कम, विल नहीं आएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। ब्लैंक में कौन सा प्रोनाउन आएगा? एवरी गार्ड मस्ट कैरी डैश ओन आइडेंटिटी कार्ड ड्यूरिंग द पेट्रोल। देयर, हिज, आर या फिर इट्स? एवरी गार्ड मस्ट कैरी हिज ओन आइडेंटिटी कार्ड ड्यूरिंग द पेट्रोल, तो हिज आएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। मुहावरे का सही अर्थ बताना है। एट द 11th आवर, at 11 PM exactly, at the very last moment, early in the morning या फिर after the deadline has passed। at the 11th hour जब हम बोलते हैं इसका मतलब होता है at the very last moment, है ना। हम हमेशा लास्ट मोमेंट पर जो काम करते हैं उसको बोलते हैं at the 11th hour। fill in the blank with the correct form of the verb। By the time the rescue team arrived, the fire dashed most of the bushes। Destroyed, has destroyed, had destroyed या फिर was destroying। फायर हैड डिस्ट्रॉयड आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द मैन डैश सेव्ड द कप फ्रॉम द ट्रैप। whom, who, whose या फिर which। तो किसी पर्सन के लिए who का यूज़ करते हैं हम। दिस इज द मैन who saved द कप फ्रॉम द ट्रैप। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है तो उनकी परिधि, उनके सरकमफेरेंस का अनुपात क्या होगा? 3:4, 2:3, 9:16 या फिर 4:3। फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? पाई आर स्क्वायर। तो पहले सर्कल का पाई r1 स्क्वायर, दूसरे सर्कल का पाई r2 स्क्वायर। आप भी पॉज करके सॉल्व करना, ठीक है। इनका अनुपात कितना है? 9:16। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो r1 r2 का रेशियो कितना हो जाएगा? r1 r2 कितना हो गया? 3/4, ठीक है। अब सरकमफेरेंस का हमको अनुपात बताना है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr1 अपॉन में 2πr2। 2π से 2π कैंसिल हो गया, r1/r2
3/4 हो जाएगा। तो सर्कमफेरेंस का अनुपात भी क्या है, 3:4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु कितनी है, 25 साल, 27 साल, 30 साल या फिर 35 साल। आप भी सॉल्व कीजिए, पॉज करके सॉल्व कीजिए। देखो 5 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 5 छात्रों की टोटल एज कितनी हो जाएगी, 15 × 5 मतलब 75 ईयर्स। अब इसमें एक शिक्षक भी ऐड हो गया, तो अब 6 लोगों की टोटल एज कितनी होगी, 6 इंटू एवरेज कितना बढ़ रहा है, 2 वर्ष बढ़ गया, तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17। 17 छंग कितना होता है, 102। ठीक है, अब 6 लोग हो गए तो एज कितनी हो गई टोटल, 102 वर्ष। ठीक है, अब 102 में से ये 5 बच्चों की जो टोटल एज है 75 वो माइनस कर देंगे, तो हमारी टीचर की जो एज है वो आ जाएगी। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 12 2 7 27 ईयर्स। तो टीचर की आयु कितनी है, 27 साल। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 60 स्क्वायर मीटर, 48 स्क्वायर मीटर, 94 स्क्वायर मीटर या फिर 54 स्क्वायर मीटर। बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो चारों दीवारों का निकालना है। ठीक है, 4 दीवार का बस निकालना है, ऊपर सीलिंग और नीचे ज़मीन का नहीं निकालना है। ठीक है, 6 फेस का निकालना होता तो फॉर्मूला अलग होता। यहाँ पर 4 दीवार का पूछा है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × H और ब्रैकेट में L + B। H क्या है, हाइट है, L क्या है, लेंथ है और B क्या है, ब्रेड्थ है। तो 2, हाइट कितने है, ऊंचाई 3 मीटर, लंबाई कितनी है 5 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है 4। 5 4 9, 3 दूना 6, 6 9 छंग 54। तो ऑप्शन डी 54 स्क्वायर मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि 15 पुरुष एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो 25 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या 18 दिन। ये भी बहुत ईजी है। 15 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, तो 25 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 15 × 20। ये 25 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 3 15, 4 3 12। तो 12 दिन में करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 600 के 2/3 का 3/4 मान क्या है, 300, 350, 400 या 450। ईजी है, का मतलब गुणा होता है, 2/3 × 3/4। 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 600 को काटेंगे तो 300। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और ज़्यादा टफ पूछे भी नहीं जाते। देखो जिसको बेसिक मैथ्स आता है ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, लेकिन मैथ्स जिसका वीक होता है उस बहुत ईजी भी क्वेश्चन आते हैं तो भी नहीं बन पाते हैं। और मैथ्स ना प्रैक्टिस से आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका सही हो जाएगा मैथ्स। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 10% की, 20% की, 21% की या फिर 25% की। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। x कितना है 10, y भी कितना है 10 प्लस xy 10 10 कितना हो जाएगा 100/100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल। अब यहाँ पर ना थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है जल्दीबाजी में। ठीक है, और एक तो एग्ज़ाम हॉल में हमारा प्रेशर इतना हो जाता है हम पर कि हम जल्दीबाजी में गलत करके आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, 10 + 10 जोड़ देंगे 20 और 20 सही आंसर टिक करके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ देखो 20 और 100 को 100 से काटा तो आंसर 0 थोड़ी ना आया, 100 को 100 से काटा तो आंसर 1 आया ना। तो 20 + 1 कितना हुआ 21। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन इसीलिए रखे गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और जल्दीबाजी में आप गलत नहीं करो। दिखने में बहुत इजी लगता है बट फिर भी सिली मिस्टेक हो जाती है।
150 मीटर लंबी एक ट्रेन 68 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? 9 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 18 सेकेंड। देखो, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड को माइनस कर देते हैं। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड को प्लस कर देते हैं। यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में, उसी दिशा में दौड़ रहा एक व्यक्ति है, तो दोनों की स्पीड को माइनस कर देंगे। तो 68 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए 5/18 से हम गुणा करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, इसको काट देंगे। 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है। अब हमको टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है तो 150 अपॉन में स्पीड कितनी आ गई? 50/3। 50/3 यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो अब 150 रहेगा। इसको उलट देंगे तो 3/50 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 × 15, 3 × 9, 9 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 9 सेकेंड। यूनिट चेंज करने का ध्यान रखना बस। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में। 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 50 रुपये है, तो वो राशि ज्ञात करनी है। 4000 रुपये, 5000, 6000 या फिर 4500 रुपये। तो इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस इज इक्वल्स टू PR/100 की पावर 2। 2 वर्ष के लिए है तो 2। डिफरेंस कितना है? 50 रुपये है। प्रिंसिपल अमाउंट हमको निकालना है। रेट परसेंट कितना है? 10% है अपॉन 100 पावर 2। 0 से 0 कट हो गया। ये 50 है इक्वल्स टू P अपॉन कितना हो गया? ये 100। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 50 और 100 को, तो P की वैल्यू आ जाएगी कितनी है? 5000। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 5000 रुपये। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी था ये भी, लेकिन बस आपको थोड़े बहुत फॉर्मूलाज याद होने चाहिए या फिर ट्रिक वगैरह आनी चाहिए आपको। यदि 2 की पावर x 8 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5 है तो x का मान हमको ज्ञात करना है। 2/5 माइनस 2/5, 1/5 या फिर माइनस 1/5। देखो, 2 की पावर x है इंटू 8 की पावर 1/5 है इक्वल्स टू 2 की पावर 1/5 है। ठीक, 2 की पावर x। अब 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, तो ये 3/5 हो जाएगा इक्वल्स टू 2 की पावर 1/5। अब जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती है? जुड़ जाती है, और बेस सेम होता है तो पावर्स इक्वल भी हो जाती है। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 1/5। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ मल्टीप्लाई से प्लस कैसे आ गया। तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स जुड़ती है, ठीक है, और बराबर भी हो जाती है। अब इस 1/5 में से इस 3/5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2/5। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप बी भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने घंटों में भर जाएगा? 30 घंटे में, 24 घंटे में, 42 घंटे में या फिर 36 घंटे में? देखो, पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर रहा है तो ए का काम कितना है? 1/12। ठीक है, प्लस 1/12। पाइप बी भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली कर रहा है तो बी का काम क्या है? माइनस 1/18। खाली कर रहा है इसलिए माइनस। ठीक है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों का कंबाइंड काम क्या हो जाएगा? 1/12
प्लस का -1/18। दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा 36। 3 - 2/36। ठीक है, तो 1/36। तो दोनों का काम कितना हो गया 1/36 और टाइम कितना लगेगा 36 घंटा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 36 घंटे में वो भर जाएगा। वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 62, 132, 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। 30, 35, 45, 25। इस तरह के सारे क्वेश्चन हमने स्कूल में भी सॉल्व किए हुए हैं। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिफरेंस निकाल लेंगे। 132 में से 62 को माइनस करेंगे, 237 में से 132 को माइनस करेंगे और 237 में से 62 को माइनस करेंगे। इन तीनों को माइनस करने पर क्या आ रहा है 70, 5, 0, 105 और इसको माइनस करेंगे तो 175। ठीक है, अब इन तीनों का HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 70, 105 और 175 का HCF निकालेंगे। आपको HCF निकालना तो आता होगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में तीनों में जो कॉमन आ रहे हैं वो क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, और वो कितना होता है इन तीनों का 35। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 35। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष के बाद 6,690 रुपये और 6 साल के बाद 10,035 हो जाती है, तो वो राशि हमको ज्ञात करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट हमको बताना है। 4,400, 4,460, 4,520 या फिर 4,440। तो देखो, यहाँ पर जो इंटरवल है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो 3 के बाद 6 हो गया। कांस्टेंट इंटरवल जब भी होता है तो जो अमाउंट का रेशो है वो सेम रहता है। तो A2/A1 इज इक्वल्स टू A1 में P। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 × A1 में A2। वैल्यू रख दो। अमाउंट 1 क्या है 6,690, अमाउंट 2 क्या है 10,035 और सॉल्व कर लेना उसको। यहाँ पर मैं रख देती हूँ। देखो, P इज इक्वल्स टू A1 क्या है 6,690 और इसका स्क्वायर है। ठीक है, मल्टीप्लाई वापस से 6,690 है। A1 × A1 में 10,035। अब इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेटर का यूज़ मत करना क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना, क्योंकि हम फॉर्मूला भी सही लगा देते हैं, सही बिल्कुल हम सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन लास्ट में जाके कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है तो पूरा आंसर हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 4,460। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर कैलकुलेट करने के बाद आपका ये आंसर आ रहा तो ठीक है, वरना फिर अपनी कैलकुलेशन चेक करना। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। अनुपात को 1:2 करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। 60 लीटर, 40 लीटर, 80 लीटर या फिर 50 लीटर। दूध कितना है 2 यूनिट और पानी कितना है 1 यूनिट। ठीक है, तो दूध कितना लीटर है 2 में दोनों को मिलाएंगे तो कितना है 3 इंटू टोटल कितना है 60 लीटर का मिश्रण है। तो 3 दूना 6, 0, 40 लीटर तो दूध है। अब इसमें पानी कितना है 1 यूनिट पानी का है, टोटल 3 है और मिश्रण 60 है। पानी कितना है 20 लीटर। दूध कितना है 40 लीटर, पानी कितना है 20 लीटर। अनुपात को 1:2 करना है तो इसमें कितना पानी अब हमको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हम x पानी मिला रहे हैं। तो 40 लीटर दूध में 20 लीटर पानी में हमने x लीटर पानी मिला दिया, तो अनुपात कितना होना चाहिए 1:2। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 इक्वल्स टू
20 प्लस x, ये 20 80 से माइनस होगा तो 60, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 60 लीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है, डिस्काउंट देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 10%, 8%, 12% या फिर 15%? तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या था उसका? 100 रुपये। ठीक है, 20% उसने अधिक मूल्य अंकित किया, तो MRP कितना लिखा होगा उसने? 20%। 100 का 20% मतलब 20 रुपये, तो 120 रुपये उसने MRP लिखा है। अब इस 120 रुपये पर उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 120 का 10% कितना होगा? 12 रुपये। 120 रुपये पर 12 रुपये का डिस्काउंट दिया, 120 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 108। तो अभी भी कॉस्ट प्राइस से कितना? 8 रुपये का लाभ कमा रहा है। इसको परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट 8 रुपये का है, कितने पर? 100 पर इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 8%। ऑप्शन बी इसका आंसर, ये आंसर हो जाएगा। 8% का उसको लाभ होता है। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यमिका ज्ञात करनी है, मीडियन ज्ञात करना है हमको इसका। 26, 26.5, 28 या 27? तो सबसे पहले तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में जमा लेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे छोटा क्या है यहाँ पर? 22 से स्टार्ट हो रहा है, 22 है, 23 है, उसके बाद 24 नहीं, 20 भी तो है, तो 20, 22, 23 भी हो गया, 26, 25 भी है, 26, उसके बाद 28, उसके बाद 31, 32, 34 और 35। सबसे बीच के नंबर कौन से हैं? 26 और 28। ठीक है, और इसके बीच में क्या आता है? 27। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। माध्यमिका क्या हो जाएगी? मीडियन 27। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इनको जोड़ के 26 प्लस 28 को जोड़ के फिर 2 से भाग दो, तब भी 27 ही आएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1971 में, 1973 में, 1975 में या फिर 1980 में? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? इस नहीं को हाईलाइट कर लेना। कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, चचाई जलप्रपात या फिर सहस्त्रधारा? कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, धुआंधार भी है, सहस्त्रधारा भी है। चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, रीवा में, नर्मदा नदी पर नहीं है। मटकी लोक नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? बघेलखंड में, बुंदेलखंड में, मालवा में या फिर निमाड़ में? तो मटकी मालवा का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 2005 को, 15 अगस्त 2004 को, 26 जनवरी 2006 को या फिर 10 दिसंबर 2005 को? मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 जुलाई 2005 को। ओम किस भौतिक राशि की इकाई है? विद्युत धारा, विभवांतर की, विद्युत प्रतिरोध की या फिर धारिता की? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध की इकाई यूनिट होती है ओम। ओम का नियम क्या बोलता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? pH मान बढ़ जाएगा, pH मान कम हो जाएगा, pH मान 7 हो जाएगा, pH मान अपरिवर्तित रहेगा? देखो, 7 पर तो उदासीन होता है, 7 से कम जाते हैं तो एसिडिक होता है और 7 से 14 तक बेसिक होता है। ठीक है, जब दही बन जाता है तो एसिडिक उसमें प्रक्रिया होती है, तो 7 से कम होगा। pH मान
6 होता है तो कम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, पीएच मान कम हो जाएगा। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपका जो भी स्कोर रहा हो वो कैलकुलेट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने आपके सही हुए हैं, ठीक है, पूरा अच्छे से कैलकुलेट करना और वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा ये भी देखना है इस टेस्ट से आप कि आपका कौन से पोर्शन वीक है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, साइंस के गलत हो रहे हैं, मैथ्स वीक है, इंग्लिश वीक है, और उन सब्जेक्ट में भी कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उन टॉपिक पर वर्क करना, जो आपके अच्छे हैं टॉपिक उनको बार बार और ज़्यादा रिवाइज करना, और जिनसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको भी रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना भी। 35-40 दिन का टाइम है आपके पास, और इतना जो डेट आगे बढ़ गई थी एग्ज़ाम की वो भी टाइम आपको मिल ही गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। बाकी स्क्रीन पर देखो एमपीजीके की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो अगर एमपीजीके पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से कंप्लीट एमपीजीके पढ़ सकते हो। इसके अलावा जेल प्रहरी की प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो वहाँ पर मॉक टेस्ट 1 पीवाईक्यू वगैरह आपको सब मिल जाएगा, तो उस प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हो। हिंदी अगर पढ़ना चाहते हो तो हिंदी की प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो हिंदी भी कंप्लीट आप पढ़ सकते हो, हिंदी भी आपका कवर हो जाएगा उस प्लेलिस्ट से। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।